दोस्तों नमस्कार। संसद के भीतर विपक्ष की जुबां खुलती है तो जुबां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द होता है, संविधान। और संविधान का हनन करता हुआ चुनाव आयोग। संसद के बाहर चौखट पर कदम रखिए तो नारे लग रहे होते हैं, वोट चोरी हो रही है, इसे हर हाल में रोकना होगा। पार्लियामेंट के भीतर बंद कमरों में विपक्ष की बैठक में एक ही सवाल है, क्यों नहीं अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ले आया जाए और पहली बार यह बताया जाए कि इस देश में लोकतंत्र हाशिए पर है। लोकतंत्र के ऊपर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के ऊपर मौजूदा राजनीतिक सत्ता है। तो पार्लियामेंट ठप पड़ी है। आगे का रास्ता विपक्ष एकजुट होकर चौतरफा वार की दिशा में बढ़ रहा है। उधर बिहार में लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस रास्ते चल निकले हैं उसमें वहां पर लोगों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। हर हाथ में अपनी पार्टी का झंडा है और उसके साथ देश का तिरंगा भी अब लहराने लगा है, क्योंकि सवाल संविधान का है। और इन सब के बीच अखिलेश यादव खुले तौर पर अब यह कहते हुए सामने आ गए, आप राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। तो 18,000 वोटों को लेकर हमने तो हलफनामा दायर किया, आपने उसे रिसीव भी किया। आपने कौन सी कार्रवाई की, जरा यह बता दीजिए। और उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों का यह सच तो है, हर चुनाव में विपक्ष ने शोर मचाया लेकिन कोई अधिकारी किसी भी हालत में हटाया नहीं गया, उल्टे उसको प्रमोशन मिला या उसको जेन्युइन ट्रांसफर मिला। सवाल यह है, क्या वाकई इस तरीके से सरकार घिर चुकी है? सवाल यह है, क्या वाकई चुनाव आयोग के दामन पर ऐसा काला दाग लग चुका है जिसको लेकर भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों पर पहली बार सवाल उठने लगे हैं? सवाल यह है, क्या इन सब परिस्थितियों के बीच अब कोई भी चुनाव अगर होगा तो उसमें चुनाव आयोग की भूमिका अगर संदेह के घेरे में होगी तो चुनाव परिणाम को मानेगा कौन? और अगर चुनाव परिणाम विपक्ष के हिस्से में चले जाते हैं तो क्या यह आंदोलन, यह शोर शराबा, यह विरोध सब शांत हो जाएगा? इन सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट भी मायने रखता है। 22 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि 65 लाख लोगों के नाम, पते, उम्र और क्यों उसको हटाया गया, इसका जिक्र वेबसाइट पर डाल दिया गया है चुनाव आयोग के जरिए, जो पहले इनकार कर रहा था। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि सरकार के गले की फांस कौन बन गया है? और सरकार के गले की फांस क्या वाकई चुनाव आयोग बना है, या फिर जिस तर्ज पर देश के उपराष्ट्रपति एक वक्त सरकार के पक्ष में बोलते बोलते इतना बोलते चले गए कि आखिर में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने इस्तीफा इस झटके से दिया कि समूचा देश भौचक रह गया। न सिर्फ भौचक रह गया बल्कि उसके बाद कभी भी धनखड़ साहब दिखाई ही नहीं दिए, यानी देश के उपराष्ट्रपति नहीं दिखाई दिए। अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का वक्त आ गया, सरकार की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन अगले उम्मीदवार होंगे। कल तक विपक्ष अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर सकता है, यानी सहमति नहीं होगी। और सहमति नहीं होगी तो अगर पार्लियामेंट के भीतर वोटों के आंकड़ों को आप परखना शुरू करेंगे तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जुड़े हुए सांसदों की संख्या है, उसमें सिर्फ 20 से 25 सांसद अगर एनडीए से निकलकर या जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं वो अगर विपक्ष के साथ खड़े हो गए तो एक झटके में सरकार का यह दांव भी उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अभी तो सवाल उससे बड़ा है, क्या वाकई ज्ञानेश कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तबीयत भी धनखड़ की तर्ज पर बिगड़ तो नहीं जाएगी? क्योंकि अगर विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी करने लगा तो यह मैसेज शायद इतिहास में अपने आप में
बिल्कुल नायाब होगा और शायद भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों में यह सबसे बुरा काल भी होगा, क्योंकि इससे पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का जिक्र विपक्ष कर चुका है। धनखड़ जी हटा दिए गए, उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब सवाल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का है। क्या उनके खिलाफ भी विपक्ष लामबंद हो चला है? लामबंद का जिक्र इसलिए यहां पर जरूरी है कि सवाल सिर्फ दिल्ली या चुनाव आयोग का दफ्तर पर नहीं है। आज तो परिस्थिति, ज्ञानेश कुमार जिस शहर से आते हैं उस शहर का नाम आगरा है, और आगरा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके दरवाजे तक पहुंच गए विरोध प्रदर्शन करते हुए, और बात यहां तक आ गई, क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बनने लगी है जहां पर पहली बार विपक्ष की पूरी राजनीति अगर दांव पर है और यह मानकर वो चल रही है कि जिस लिहाज से चुनाव आयोग चल रहा है उसमें तो वह कभी भी चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं, और यह मुद्दा अगर गायब हो गया, शांत हो गया, बेमानी साबित हो गया तो फिर विपक्ष की कोई राजनीतिक जमीन इस देश में बचेगी ही नहीं। इसीलिए क्या ज्ञानेश कुमार को लेकर उनके अपने शहर आगरा में उनके सोशल बायकॉट की परिस्थितियां विपक्ष के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर डाली। आज बात यहीं से शुरू की जाए। सबसे पहले वहीं की तस्वीर देखिए। यह पार्लियामेंट के भीतर बाहर जो शोर है जो बिहार में हो रहा है उससे हटकर यह पहली बार इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के उनके अपने निवास पर, पैतृक निवास पर जो आगरा में है, वहां पर लोग पहुंच गए हाथों में तख्तियां लेकर। पुलिस रोकने का प्रयास करती रही। युवा थे, लड़कियां थी, महिलाएं भी थी। तमाम लोगों की मौजूदगी इस देश के भीतर एक नई सामाजिक लकीर, इस देश के लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, विपक्ष और सत्ता के टकराव को लेकर और आने वाले वक्त में कॉन्स्टिट्यूशनल परिस्थितियों को लेकर खिंच तो नहीं रही है। ये आगरा की सड़कों पर शोर शराबा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक घर के सामने का है। सवाल है, इस देश के भीतर चुनाव आयोग ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले कभी नहीं की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की जरूरत कल पड़ गई। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ही क्या इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को फंसा दिया, या फिर कहें मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाबों को लेकर जो सवाल अब विपक्ष उठा रहा है उसमें क्या सरकार फंस गई? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ अब लोकसभा चुनाव 2024 भर की नहीं है। सवाल यह भी नहीं है कि उस दौर में राहुल गांधी जो इलेक्शन कमीशन के फैक्ट्स एंड फिगर को लेकर ही चुनौती चुनाव आयोग को यह कहकर दे रहे थे कि आप इसकी जांच तो कराइए, इसके ठीक उलट चुनाव आयोग ने कहा आप हलफनामा दीजिए। तो क्या वाकई चुनाव आयोग हलफनामा देने के बाद जांच करेगा? आज यह सवाल पार्लियामेंट के परिसर में तब बड़ा हो गया जब बकायदा 18,000 वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुले तौर पर उन तमाम कॉपीज की जेरॉक्स कॉपी कराकर डुप्लीकेट बनाकर सबको बांटते हुए नजर आए। कहा देख लीजिए हमने हलफनामा दिया है, रिसीव भी किया गया है, उसकी भी कॉपी आप ले लीजिए और अब आप बताना शुरू कीजिए कि हुआ क्या। हुआ तो कुछ भी नहीं। यह जानकारी तो चुनाव के वक्त ही दी गई थी। उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव हुए हैं,
हमारी टीम ने एक आंकड़ा निकाला, दरअसल अखिलेश यादव को आपको सुनाए उन्होंने क्या कहा। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। उन्होंने जिक्र उत्तर प्रदेश का किया, हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र किया। विपक्ष की तरफ से चुनाव के वक्त जो भी गड़बड़ियां लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वक्त की गई, उन गड़बड़ियों को लेकर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई इन दोनों राज्यों में नहीं हुई। आप कहेंगे पहले होता था क्या? जी, पहले होता था। पहले ना सिर्फ होता था बल्कि उस अधिकारी को दो दृष्टि से काम किया जाता था। एक तो उसको शंट कर दिया जाता था और दूसरा उसका कामकाज 1 से 6 महीने तक रोक दिया जाता था। यह होता था अगर आरोप गंभीर लगे हों और वह साबित हो जाएं तो। लेकिन यहां पर तो चुनाव आयोग को ही जब हलफनामा दिया गया तो उसने कौन सी कार्रवाई, कौन सी पहल की, यानी एक झटके में वो बात गायब हो गई कि कोई अगर शिकायत कर भी रहा है तो कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि जब चुनाव का ऐलान होता है तो उसके बाद चुनाव आयोग ही सब कुछ होता है, उसी का निर्देश चलता है, उसी का आदेश चलता है, उसी आधार पर एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, डीएम सबको काम करना पड़ता है। और अगर चुनाव आयोग को लगता है कोई गलत कर रहा है तो उसकी ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इलेक्शन के बाद अगर पुख्ता तौर पे कोई वह भी हलफनामा देकर बताए तो कम से कम उस जगह पर उस अधिकारी को लेकर कार्रवाई तो होती है। और आज इन तमाम बातों को लेकर अखिलेश यादव सामने आ गए। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। यानी एक मैसेज तो बहुत साफ है, चुनाव आयोग खुद को कटघरे में खड़ा हुआ नहीं देख सकता है, अपने खिलाफ शिकायत वो नहीं सुन सकता है। और सरकार भी ये मानकर चलती है कि अगर चुनाव आयोग ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया तो फिर उसके बाद उसी का तो नंबर होगा। क्योंकि चुनाव में चुनाव आयोग कोई प्लेयर नहीं है, वो तो इंपायर है। प्लेयर तो सरकार है, उसकी पार्टी है। और ये मुश्किल हालात पार्लियामेंट के भीतर बाहर जब खुलकर नजर आने लग जाएं तो क्या होगा? यह एक ऐसे आर पार की लड़ाई की दिशा में कदम बढ़ेंगे ही जहां पर सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार यह कतई नहीं चाहेगी कि उसकी सत्ता भी बरकरार रहे और वो जो संस्थान है और उसके जो अधिकारी हैं वह भी उसी तर्ज पर काम करते चले जाएं। यानी पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई अगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं चल रही है कि देश में चुनाव आयोग चुनाव को ही गलत इंपायरिंग के साथ करवा रहा है और वो इंपायरिंग सरकार के लिए हो रही है, तो फिर बचा क्या? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि यह संकेत सरकार की तरफ से भी अब आने लगे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष भी इस संकेत को देने लगा है। दो चीजें जरा समझ लीजिए। पार्लियामेंट के भीतर अगर कोई भी विपक्ष का नेता खड़ा हो और शुरुआत में ही कह दे कि लोकतंत्र और वोट देना इस संविधान की पहली प्राथमिकता और जरूरत है, पहला फंडामेंटल राइट तो वोट ही है,
और उसी को आपने छीन लिया तो उसके बाद लोकतंत्र के मंदिर के भीतर कौन सी बहस होगी? और दूसरी बात है, अगर उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर बहस नहीं हो रही है और संकेत सरकार को मिलने लग गए कि अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी है, तो फिर वह भी धमकी और चुनौती की दृष्टि से आगे बढ़ेगी। लेकिन यह रास्ता समाधान का तो नहीं होगा। इसको अगर एक एक पन्नों के हिसाब से आप पलटें तो सबसे पहले दो दृश्य आपकी आंखों के सामने आएंगे। जैसे ही विपक्ष के नेता राज्यसभा में खड़े होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वो क्या कहते हैं? यू आर आवर गार्डियन सर। मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है, प्लीज माइक्रोफोन। हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, यह राज्यसभा की तस्वीर है जहां पर विपक्ष की ताकत मजबूत है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष की ताकत मजबूत नहीं है। और वहां जब वोट चोरी का सवाल खड़ा होता है, नारे लगने लगते हैं, सांसद वेल के भीतर में आ जाते हैं, तब सवाल यह है कि वहां पर स्पीकर महोदय क्या कहते हैं। और स्पीकर महोदय अगर सीधे तौर पर चेतावनी दें, धमकी दें, चुनौती दें, तो इसके मतलब मायने अब आपको समझ में आने लग जाएंगे कि दरअसल यह टकराव जा किस तरफ रहा है। आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को। सरकार के भीतर का यह गुस्सा यूं ही नहीं है, क्योंकि जो मीटिंग पार्लियामेंट के भीतर विपक्षी नेताओं की चलती रही और उसमें से निकलकर कोई नेता यह बाहर बोल दे कि अब हम हर रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट के बाहर गोलबंदी हो जाए, नारे शोर लगने लगे और जिक्र इस बात का होने लगे कि जो वोट चोर है उसको गद्दी छोड़नी चाहिए, और नारे की शक्ल में बात प्रधानमंत्री मोदी तक का जिक्र करती चली जाए, तो यह कोई आसान चीज नहीं है। इसको कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? तो एक तरफ पार्लियामेंट के भीतर अगर स्पीकर चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगला सवाल बीजेपी के सांसदों के सामने भी है। वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, किस रूप में कहेंगे? लेकिन उसकी बात सुनने से पहले हमें लगता है कि जिस बात का जिक्र विपक्ष एकजुट होकर कर रहा है, उसके इस अंदाज को पहले देख लीजिए। डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। हमने दो संकेत शुरू में ही दिए थे, एक तरफ विपक्ष का चौतरफा वार और दूसरी तरफ सरकार का अब बड़ा निर्णय लेने का वक्त। यह बड़ा निर्णय लेने से पहले विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके उसकी परीक्षा सत्ता को करनी पड़ती है, और अगर सत्ता उसमें फेल हो जाए तो उसके बाद वह उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। तोड़ना भी अगर फेल हो जाए तो उसके बाद अगला सवाल यह होता है कि सरकार खुद पर आंच आने तो नहीं देगी।
तो ऐसे में वह इस देश के संविधान की वकालत खुद करेगी, वह इस देश के संवैधानिक संस्थानों की वकालत खुद करेगी, निशाने पर विपक्ष को लेगी ही, और विपक्ष को निशाने पर लेते वक्त वह किसी को नहीं बख्शेगी। यह अंदाज भी पार्लियामेंट के परिसर में बीजेपी के सांसदों के जरिए ही उभर कर आया। पहले सुनिए, तब इसकी हकीकत बताई जाएगी। देखिए, ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है? तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है। अब बीजेपी के सांसद कह तो गए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस देश के भीतर, इस देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी ने टीका टिप्पणी की तो वो बीजेपी के सांसद और इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ही हैं। पूर्व सीजीआई को लेकर तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे यहां तक बढ़ गए कि उन्होंने कहा इस देश में सीजीआई दंगा कराएंगे, वो दंगे के आरोपी हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको सुनाना भी अब ठीक लगता नहीं है। और दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सर्वोपरि है और संसद को भी उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो इसको भी सांसद महोदय ने खारिज किया था। और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति पद पर थे, वो इस देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सेमिनार करते हुए कह रहे थे, बताइए जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसके ऊपर कैसे संविधान हो सकता है और उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है? सवाल इतना भर नहीं है, सवाल तो यह भी है, इस देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुले तौर पर इस देश की सेना ने कहा था कि दरअसल चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था और एक छाया युद्ध लड़ा जा रहा था। यह एक अलग फ्रंट था जिस दिशा में भारत कुछ कर नहीं पा रहा था। इन बातों का जिक्र सेना ने किया, लेकिन उसी चीन के साथ रिश्ते प्रगाढ़ हो चले हैं। आज ही चीन के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री इस महीने के आखिर में चीन जाने वाले हैं। सवाल है कि सेना के जरिए राष्ट्रवाद को जगाना और सुविधा अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा को अपने हिस्से में समेटकर उसी चीन के साथ दोस्ती भी कर लेना। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर सत्ता पर आंच आ जाए तो उसको बर्दाश्त भी ना करना, टीका टिप्पणी करते हुए कई कदम आगे बढ़ जाना, सब कुछ तो इस देश ने इस दौर में ही देख लिया। और जब गले की फांस बनी तो धनखड़ को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, धनखड़ जी की तबीयत बिगड़ गई। तो क्या मौजूदा वक्त में इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की तबीयत भी बिगड़ने वाली है? क्योंकि अगर टकराव की परिस्थितियां हैं, देश के सामने डेमोक्रेटिक संकट है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल जनता तक पहुंच रहा है, और अब जनता के भीतर से यह सवाल है कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो इस देश में चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा, तो सरकार खुद को कैसे बचाएगी? एक ही शर्त पर बचा सकती है, वह भी चुनाव आयोग को निशाने पर ले ले या फिर तबीयत बिगड़ने की वजह से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ज्ञानेश कुमार तर्क दे रहे थे अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिसका ना कोई सिरा था ना कोई अंत था, तो क्या उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी? हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर और बाहर की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी चल निकले हैं और वहां का हंगामा, वहां का शोर, हाथों में तिरंगा झंडा और इन सब के बीच पार्टियों के झंडे, सब कुछ लेकर जो सवाल पहली बार उठा है वो कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर चुनाव ही कैसे मुद्दा बन गया, ये पहली बार हो रहा है। और वहां की तस्वीर दिल्ली की लाल दीवारों को कहीं ना कहीं उनकी धड़कनों को बढ़ा रही है।
जाहिर है इस पूरी रिपोर्ट को देखते वक्त आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन 5 सवाल सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या इस देश के भीतर अब कोई भी चुनाव मान्यता प्राप्त चुनाव आयोग की अगुवाई में लोकतंत्र को बरकरार रखते हुए पारदर्शी तरीके से हो रहा है? अब यह सवालों के घेरे में आ चुका है। दूसरा सवाल, क्या वाकई इस देश में राजनीतिक सत्ता ने खुद को सत्ता में बरकरार रखने के लिए जो तमाम संवैधानिक संस्थानों को अपने अनुकूल कर लिया और बात होते होते चुनाव आयोग तक चली गई, तो अब सरकार और सत्ता का रुख क्या होगा? जब खुले तौर पर इस देश की जनता पहली बार वोट चोरी शब्द को चुनाव आयोग से जोड़ रही है और चुनाव आयोग को मौजूदा राजनीतिक सत्ता से जोड़ रही है, तो तीसरा सवाल, क्या वाकई इस वक्त विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष के पास यह एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसके आश्रय वो मानकर चल रही है कि इससे पहले कोई भी मुद्दा काम इसलिए नहीं करता था क्योंकि चुनाव की पूरी मशीनरी को सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया था। अब उस मशीनरी को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में कोई मुद्दा असरकारक होगा ही नहीं। तो आप जो भी मुद्दा उठा रहे थे, वो ओबीसी का हो, वो एससी का हो, वो एसटी का हो, वह इस देश में भागीदारी का हो, वो कॉरपोरेट का हो, वह इस देश के भीतर सत्ता की रईसी का हो, इस देश की बदहाली का हो, कॉरपोरेट की पूंजी का हो, दूसरी तरफ बेरोजगारी, कोई मुद्दा काम नहीं करेगा। तो ऐसे में उस पूरे सिस्टम को अब बदलना होगा क्या? यह चौथा सवाल इसके बाद आता है। यह कहीं ज्यादा गंभीर है। इसलिए गंभीर है क्योंकि उपराष्ट्रपति की तबीयत को बिगड़ते हुए, पद छोड़ते हुए हर किसी ने देखा और परखा है। तो क्या अब उसी रास्ते पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जाना होगा? क्योंकि अगर देश के भीतर अलग अलग जगहों पर इस तरीके की परिस्थितियां पनपने लगी है और लोगों के भीतर यह सवाल है और पूरा विपक्ष एकजुट है, तो सत्ता के लिए कौन सा रास्ता बनेगा और बचेगा? तो क्या यह दिन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा? और आखिरी सवाल शायद सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न की तरह का सवाल है। पहली बार भारत की इकोनॉमिक परिस्थितियां, पहली बार भारत के भीतर की विदेश नीति, पहली बार भारत के भीतर राजनीतिक दलों के टकराव और पहली बार भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर पार्लियामेंट के भीतर से लेकर बाहर यानी सड़क से संसद तक कोई सहमति इस देश में राजनीतिक दलों के बीच नहीं बची है। इसीलिए यह पांचवां सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री की दिशा में चला ही जाता है। और जो नारे लगते लगते आज चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री की दिशा में पार्लियामेंट के बाहर बढ़ रहे थे, और चूंकि भारत की राजनीति में चेहरा इस वक्त दुनिया के सामने और देश के भीतर एक ही चेहरा है, वो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उस चेहरे के ठीक समानांतर राहुल गांधी का चेहरा बना और खड़ा हुआ है। और मौजूदा वक्त में यह टकराव की परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी जनता के बीच खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी सत्ता के बीच खड़े हैं या कहें अड़े हैं। यह टकराव की परिस्थिति बिहार चुनाव तक का भी इंतजार करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि पहली बार भारत का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम वही नजर आ रहा है कि उसकी पारदर्शिता गायब हो गई और वह एक आयरन शील्ड में तब्दील होकर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को बचाने का खेल खेल रहा है। सुई घूमकर वहीं आएगी, राजनीति पल्ला झाड़ लेती है और कोई ना कोई शहीद होता है। इंतजार कीजिए, जल्द ही ऐसी खबर भी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।